सूर्यगढ़ नाम के एक राज्य में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हरिया बहुत ही नेक, चालाक और बुद्धिमान था, पर वो एक समझदार आदमी था। अपनी गरीबी की हाल में भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। एक दिन हरिया की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आज मेरा पकौड़े खाने का मन हो रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, न तेल, न बेसन, न आलू। आप कुछ भी करके ये सारी चीजें लाइए, फिर हम दोनों साथ में पकौड़े खाएंगे। अरे सीता, चिंता मत करो, मैं तुरंत बाजार में जाकर ये सभी सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर हरिया जब झोपड़ी से बाहर निकला तो वो मन ही मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने सीता से तो कह दिया है कि ये सब सामान लेकर आता हूं, पर मैं कहां से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। वह मन ही मन सोच ही रहा था, तभी याद आया, चलो अपने दोस्त जग्गू के पास जाता हूं, वो जरूर मुझे उधार पर कुछ पैसे दे देगा। हरिया अपने दोस्त जग्गू के घर पहुंचा तो जग्गू ने कहा, अरे हरिया भाई, तुम आओ आओ, बताओ क्या हालचाल है, और सब कुछ तो ठीक है ना? सब ठीक है जग्गू भाई, पर अचानक कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने सोचा तुमसे उधार ले लूं, बाद में उधार चुका दूंगा। जग्गू मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने इसको पैसे दे दिए तो ये भला कहां से चुकाएगा? ये तो खुद ही गरीब चंद है, अगर इसे कुछ दी भी तो वापस मिलने की तो उम्मीद ही नहीं है। ये सोचकर जग्गू ने हरिया से बोला, अरे हरिया भाई, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। भाई देखो ना, मैं तो वैसे ही काम पर काफी दिनों से नहीं जा रहा हूँ, स्थिति खराब चल रही है। अब अपनी परेशानी के बारे में तुम्हें क्या बताऊं, आजकल तो तबीयत भी खराब चल रही है और इतने पैसे भी नहीं हैं जो बाजार से कुछ ला सकूं। ठीक है जग्गू भाई, मैंने बेकार ही में तुम्हें परेशान किया, क्षमा करना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। इतना कहकर जा ही रहा था, तभी जग्गू की पत्नी की आवाज आई, ए जी, सुनते हो? पनीर बनकर तैयार है। तभी घर के अंदर से जग्गू की पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो जग्गू घबरा गया, पर बोला, अच्छा ठीक है दोस्त, लगता है मेरी पत्नी ने सूखी रोटी बना ली है। आधे पेट खाकर ही सोना पड़ेगा, क्या करें भाई, दिक्कत है। इसके बाद हरिया उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर हरिया सोचने लगा, बड़ा आया परेशानी। चलो कोई बात नहीं जग्गू, तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ये सब बहाना था। पनीर की महक भी आ रही थी। हरिया अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, हे भगवान, अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा उधार? लगता है पत्नी की ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते हरिया की नजर एक बड़ी सुंदर महल पर पड़ी। वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। पास से गुजरते हुए एक आदमी को रोककर हरिया ने पूछा, क्यों भाई, ये किसका महल है? आज यहाँ कुछ है
क्या और इतनी तैयारी क्यों? तभी आदमी ने हरिया से बोला, अरे तुम्हें नहीं मालूम है, ये गांव के सेठ धनीराम जी की महल है और कल उनके बेटे का जन्मदिन है। ऐसे में वो आज खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? ये सब सुनकर हरिया मन ही मन सोच रहा था। दावत तो कल ही होगी, मगर मेरी पत्नी सीता का मन तो आज है पकौड़े खाने का। हरिया मन ही मन कुछ उपाय सोचने लगा। कुछ ही समय के बाद उसके मन में एक तरकीब आई और वो आगे की ओर चला गया। वो सीधा बाजार में गया और एक बेसन की दुकान के पास जाकर कहने लगा, राम राम सेठ जी, आपके दुकान में बेसन की कितनी बोरी होगी? राम राम भैया, कहाँ से आए हो भाई? अरे सेठ जी, मैं रामधनी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का जन्मदिन है तो हम वहां से आए हैं। अच्छा, तब तो हमारी तरफ से उन्हें बधाई बोलना भाई। और हाँ, धनीराम जी को कितनी बोरी बेसन की चाहिए बताओ, सब ले दूंगा। ये तो मुझे नहीं पता, केवल इतना कहा कि ब्रजलाल जी के यहाँ पता कर लेना कि दुकान में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन चेक करने के लिए लेके आना। देखो भाई, गोदाम में तो बहुत सारे रखे हैं, फिर भी समझ लो कि कम से कम 10-15 बोरियां तो होगी और इतने में तो सेठ रामधनी जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक बेसन चेक करने की बात है, अरे वो तो मैं तुरंत दे देता हूँ। दुकानदार ने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, अरे ओ रामू, जल्दी से इन भाई को थोड़े से बेसन दे दो। ये बेसन चेक करने के तौर पर अपने सेठ धनीराम जी को दिखाएगा। हरिया ने बेसन को लिया और वहां से चला गया। इसके बाद हरिया एक तेल के दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, राम राम सेठ जी, राम राम। अरे राम राम भाई, बताओ क्या बात है? सेठ जी, तेल के 20 डब्बे होंगे क्या आपके पास? हाँ, 20 डब्बे मिल जाएंगे। और तुम कौन हो और किसने भेजा है तुम्हें? सेठ रामधनी जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का जन्मदिन है ना, इसीलिए तेल के लिए पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा तेल चेक करने के लिए लेकर आना। अरे, जो मैंने कल तेल दिए थे वो खराब थे क्या? जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले वरना मत ले, हम नहीं देंगे चेक करने के लिए। हरिया दुकानदार की बात सुनकर हैरान रह गया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मगर नगर में और तेल की कई दुकानें थीं। एक दूसरी दुकान के पास गया और उसे सारी बात बताई। अरे सेठ रामधनी जी ने हमें याद किया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम चिंता न करो भाई, मैं तुरंत चेक करने के तौर पर तेल तुम्हें अभी देता हूँ। फिर सेठ ने एक डब्बे में हरिया को चेक करने के तौर पर थोड़ा सा तेल दे दिया। हरिया खुश होकर वहां से तेल लेकर चला गया। वहां से जाने के बाद हरिया एक सब्जी की दुकान पर गया और फिर वही कहानी कहकर उसे दुकान से आलू भी ले ली और वहां से चला गया। अब तो पकौड़े बनाने का सारा सामान उसके पास हो चुका था।
फिर शाम के समय अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। तभी हरिया की पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज दिल की इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन आप सब कुछ लेकर आए। चलिए मैं फटाफट बना देती हूँ। हरिया की पत्नी ने झटपट पकौड़े बनाकर तैयार कर दिए। ताज्जुब की बात है कि इस रात को राज्य का राजा वेश धारण कर उस राज्य में भ्रमण कर रहे थे। ठीक उसी समय फिर उस गरीब हरिया के घर के बाहर रुककर हरिया और सीता की बातें सुन रहे थे। घर के अंदर हरिया अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे सीता सुनो, तुमने पकोड़े तैयार तो कर दिए हैं, लेकिन हम इसे अभी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे जी? अरे वो जग्गू है ना, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं उससे उधार लेने गया था। वो कह रहा था कि अभी हमारे हालात सही नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर वो इस समय यहाँ पर आ गया तो हमें न चाहते हुए भी पकौड़े में से कुछ उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? अरे फिर तो हम दोनों को अंधेरे में ही बैठकर पकौड़े खाने होंगे। हरिया और सीता दोनों ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर पकौड़े का आनंद ले रहे थे। इस समय राजा घर के अंदर आ गया और अंधेरे में उनके साथ बैठकर पकौड़े खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई और आदमी भी उनके साथ बैठकर उनके पकौड़े खा रहा था। राजा विक्रम सिंह के आ जाने से पकौड़े कुछ जल्द ही खत्म हो गए। इस पर हरिया और उसकी पत्नी दोनों को बड़ी ही हैरानी हुई। हरिया ने अपनी पत्नी से बोला, अरे सीता, इतनी जल्दी पकौड़े कैसे खत्म हो गए? हरिया ने तुरंत रोशनी जला दिया। तब हरिया ने देखा कि वहां पर एक और आदमी भी बैठा था, जिसे देखकर चकित रह गया और कहने लगा, अरे तुम कौन हो भाई? मेरे घर में बिना पूछे आकर बैठ गए और मेरे पकौड़े भी खा लिए। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। पकौड़े तुमने बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बनाया है। इसी खुशी में तुम्हें कुछ सोने के सिक्के उपहार में दे रहा हूँ, रख लो। अरे नहीं भाई, मैं नहीं ले सकता। अरे तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम अतिथि हो, तो मैं अतिथि से कैसे ले लूं? और कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुमने मेरे पकौड़े खा लिए, जो मेरी पत्नी सीता के लिए कम पड़ गए। बड़ी मुसीबत से सब कुछ सामान इकट्ठा किया था। हरिया की बात सुनकर राजा वीर सिंह को हैरानी हुई और हरिया से कहा, अच्छा तो ये बात है, जरा बताओ मुझे कि किस प्रकार से तुमने ये सामान खरीदा था। राजा की बातों को सुनकर हरिया ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, तेल और आलू लेकर आया था। और फिर बोला, अब तो पकौड़े बनाने का सारा सामान खत्म हो गया है। अब पकौड़े और नहीं बनाए जा सकते। मुझे माफ करना भाई, मैं यूं ही तुम पति पत्नी की मन की इच्छा पूर्ति में रुकावट बन गया, और मैं जो इतनी मुद्राएं भी दे रहा हूं लेने के लिए तैयार भी नहीं हो। इसलिए तुम मेरी एक बात मान लो, कल सुबह तुम महाराज वीर सिंह के राजभवन में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई मदद करेंगे। राजा वीर सिंह इतना कहकर वहां से चले गए। राजा अपने महल में आए और अपने राजशाही वस्त्र पहने और अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, सुनो, कल सुबह सुबह एक गरीब आदमी राजमहल में आएगा जिसका नाम हरिया है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सुबह अगले दिन हरिया की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा,
ए जी, आपको तो राजमहल के लिए जाना है ना? सुनो जी, आप पहली बार राज दरबार जा रहे हो, तो क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई उपहार ले जाना चाहिए। अरे सीता, हमारे पास है ही क्या जो महाराज के लिए उपहार में लेकर जाऊं? आप चिंता क्यों करते हो जी? आप राजमहल में जाकर देखिए क्या होता है। और उनको उपहार देने की बात है तो एक चिड़िया है अपने पास, आप वही चिड़िया महाराज को उपहार में दे देना। हरिया अपनी पत्नी की बात मानकर राज दरबार के लिए चला गया। कुछ समय चलते चलते राजमहल के गेट पर पहुंच गया और सिपाही ने राजा वीर सिंह के पास आकर सिपाही ने कहा, महाराज, एक आदमी संदेश लेकर आया है और आपसे मिलना चाहता है। आदमी को महाराज के सामने लाने के लिए बोल दिया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं सूरजगढ़ के राजा का संदेशकार हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। बताओ क्या संदेश है? क्या भेजा है आपके राजा ने? बताओ हमें। महाराज, ये संदेश संकेत संबंधी है जो आपको समझना होगा और फिर उसका सही उत्तर देना होगा। ये कहते हुए उस संदेशकार ने एक गोल सा घेरा बना दिया और पोटली से कुछ चावल के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोले, महाराज, यही संदेश है हमारे महाराज का। आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ये देखकर महाराज सोच में पड़ गए और बोले, अरे इस संदेशकार ने हमें तो संकट में डाल दिया। सूरजगढ़ हमारे राज्य से काफी ज्यादा शक्तिशाली है और बड़ा है। उसके राजा सूरज सिंह को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह से इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। राजा को इस संदेश का कोई उत्तर नहीं समझ आ रहा था। उसने अपनी राजमंत्री से कहा, बताइए राजमंत्री, इस संदेश का क्या उत्तर होगा? लेकिन राजमंत्री और सब मंत्री मिलकर भी इस संदेश का कोई उत्तर नहीं समझ सके। पूरे राज दरबार में डर का माहौल बन गया। तभी मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करिए, लेकिन सूरजगढ़ के राजा का यह संदेश समझ से बाहर है। राज दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे। राजा वीर सिंह सोच में पड़ गए। अब हम क्या करें? इस संदेश का क्या उत्तर दें इस संदेशकार को? तभी राज दरबार में हरिया आ पहुंचा। हरिया ने महाराज को नमस्कार किया और राजा को देखते ही हरिया समझ गया कि वह वही व्यक्ति है जो वेश बदल कर मेरे घर पर आया था। राजा वीर सिंह की नजर जैसे ही हरिया पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। इतनी उलझन के बाद भी उन्होंने बड़े ही प्यार से हरिया का स्वागत करते हुए कहा, अरे आओ भाई, तुम्हारे राजमहल में आने की बात हम बिल्कुल ही भूल गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई व्यवस्था नहीं करवा पाए। अरे महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपके नौकर के समान हूँ और आपसे मिलने आया था। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि आपने हमें पहचान लिया। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, जो कल मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा महाराज।
अरे हरिया भाई, माफी की क्या जरूरत है, परंतु माफी तो मैं ही मांगना चाहता हूँ कि राजा होते हुए भी तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधा बन गया। राजा वीर सिंह और हरिया की बातों को कोई राज दरबारी समझ नहीं पाए। कुछ देर बाद बात करने के बाद हरिया राजवीर सिंह के उदास चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी दिक्कत में हैं, और हरिया राजा से बोला, महाराज, आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? अगर आप चाहें तो दिक्कत मुझे बता सकते हैं। हरिया एक पोटली में चिड़िया लेकर अपने साथ लाया। राजा वीर सिंह ने कुछ सोचा, फिर हरिया को अपनी दिक्कत बता दी। उनकी बात सुनकर हरिया ने कहा, हो, तो चिंता का विषय सूरजगढ़ का संदेश है। यदि महाराज आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। हरिया, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। सोने चांदी के आभूषण भी दिए जाएंगे। हरिया ने अपने पोटली में से चिड़िया को निकाला और उस खींची हुई लाइन के बीच में चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया एक एक करके चावल के सारे दाने खा ली। थोड़े ही समय में चिड़िया चावल के सारे दाने खा चुकी थी। ये सब देखकर सूरजगढ़ से आया हुआ आदमी राजा वीर सिंह से कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। सूरजगढ़ के आदमी के जाने के बाद राजा वीर सिंह हरिया से पूछे, मुझे एक बात बताओ हरिया, ये चिड़िया तुम किसके लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको भेंट के रूप में देने के लिए लाया था, लेकिन मुझे खुशी है कि ये आपकी दिक्कत का हल करने का एक जरिया बन गया। महाराज, असल में बात ये है कि मैं पहली बार आपके राजमहल के लिए आ रहा था, तो मेरी पत्नी सीता ने मुझे कहा कि खाली हाथ महाराज से मिलने के लिए ठीक नहीं है, कुछ न कुछ उपहार जरूर देनी चाहिए। तो मैं एक चिड़िया आपके लिए उपहार के रूप में देने के लिए आया था। परंतु एक बात बताओ हरिया, वो सूरजगढ़ के संदेश का क्या मतलब था और उसका जो उत्तर तुमने दिया वो क्या था? बहुत ही साधारण सी बात है महाराज। सूरजगढ़ के राजा का गोल घेरा को आपका राज्य मानकर चावल के दानों को फैलाकर अपने सैनिक द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संकेत भेजा था और राज्य पर हमला करने का सोच रहे थे। मैंने चिड़िया को गोल घेरे में छोड़ दिया और उसने सारे चावल के दानों को खाकर खत्म कर दिया और उन्हें ये संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी मजबूत है कि वो उनकी सेना को दाने की तरह साफ करके खत्म कर देगा। हरिया की बात सुनकर राजा वीर सिंह बहुत ही खुश हुए और बोले, बहुत खूब हरिया, बहुत खूब। तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत पसंद आया। उसे अब पता चल जाएगा कि हम कितने ताकतवर हैं। ठीक है, आज से हम तुम्हें अपना सलाहकार बनाते हैं। राज्य मंत्री जी, हरिया के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन निर्माण कीजिए। उस दिन के बाद से हरिया राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो त्रिपुरा नाम के राज्य में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे और राज्य के हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। महाराज, कोई विशेष कारण? मंत्री जी, नहीं,
और बात कुछ और है। इन दिनों मेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे परिजन भूखे हैं, उनके पास अन्न नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं व्याकुल है और सारा राज्य किसी अज्ञात पीड़ा से त्रस्त है। रात को नींद नहीं आती, हृदय बोझिल रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा दुख मेरे राज्य पर छाया बनकर मंडरा रहा है। मैं राजा हूँ, पर इस बेचैनी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं मंत्री जी, तो अब समय आ गया है कि मैं स्वयं देखूं। गुप्त वेश में जाऊंगा गांव की ओर, सुनूंगा लोगों की बातें, महसूस करूंगा उनकी पीड़ा। सिर्फ सुनने से न्याय नहीं होता मंत्री जी, वहां चलना होगा। जैसा आपका आदेश महाराज। फिर राजा और मंत्री सामान्य वेशभूषा में गांव में घूम रहे थे। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो ग्रामीण, अरे सुना क्या, नदी किनारे एक साधु आए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। हाँ, मोहन की माँ कल गई थी उनसे मिलने। साधु ने कहा था तुम्हारा बेटा किसी ऊंची जगह काम करेगा और आज ही पड़ोस राज्य से बुलवाया है उसे ले। बड़ा पहुंचे हुए लगते हैं, आंखों में देखते हैं तो जैसे आत्मा तक पढ़ लेते हैं। वो मंत्री की ओर मुड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई साधु आया है और हमें जानकारी तक नहीं, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, क्या आपको इस साधु के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं महाराज, मुझे भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आइए स्वयं चलकर देखते हैं कौन है वो जो हमारे राज्य की आत्मा तक को पढ़ने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान अवस्था मुद्रा में बैठे थे। हाथ में एक पत्ता था जिस पर वे राख से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो महात्मा? मैं जानता था आप आ जाएंगे महाराज। तुम जानते हो कि मैं? देखिए, मैंने आपके ही भविष्य की पंक्तियां लिखी है जब आप गांव में ही थे। राजा पत्ता लेते हैं, उस पर लिखा होता है, राजा का पुत्र उसी की पुत्री से विवाह करेगा। ये क्या है? मेरे पुत्र का विवाह मेरी बेटी से? हे महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। तो फिर ये भविष्यवाणी कैसी? क्या ये संभव भी है कि भविष्य में मेरी एक पुत्री हो और फिर वही मेरी पुत्र वधू बने? ये कैसे हो सकता है महात्मा? क्या ये कोई त्रुटि है? जो लिखा गया है वो भविष्य है, और भविष्य ना राजा की इच्छा से बदलता है, ना साधु की चेतावनी से रुकता है। बस कर्म बदल सकते हैं उसे। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम भयभीत हो, इसीलिए निर्णय गलत करोगे। पर याद रखना, जिस सत्य से भागते हो वो एक दिन द्वार पर खड़ा मिलेगा। क्या? तुम्हारा भय तुम्हारी बेटी से दूर करेगा और वही तुम्हें भविष्य के गर्त में धकेलेगा। अगर ये सत्य है तो मैं उस सत्य को मिटा दूंगा। राजा और मंत्री वहां से लौट जाते हैं। साधु वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है। ये जानकर राजा मन ही मन विचलित थे। ये कन्या है? हाँ महाराज, देखिए ना कितनी सुंदर है। आपकी ही आंखें हैं इसमें। मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, ये तो नहीं होना था। क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी संतान है महाराज। इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? तुम नहीं जानती महारानी, एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यही पुत्री एक दिन मेरे पुत्र से विवाह करेगी, अपने ही भाई से। कैसी अजीब बात है ये। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, कोई सत्य तो नहीं। मैं कोई भी ऐसा भविष्य नहीं चाहता जो मेरी संतान को पाप में धकेले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आप क्या करेंगे? क्या इस बच्चे को? हाँ, मुझे उसे दूर करना होगा, हमेशा के लिए। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करो रानी, पर अब तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो मैं रहूंगा या ये बच्ची।
मंत्री जी, एक मजबूत संदूक बनवाइए और उसे गुप्त रूप से नदी किनारे ले चलिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे मंत्री और राजा एक संदूक लेकर आते हैं जिसमें वो मासूम बच्ची सो रही थी। मुझे क्षमा करना बेटी, तेरा अपराधी सिर्फ ये है कि तू पैदा बेटी हुई है। महाराज, क्या कोई और मार्ग नहीं? ये मेरे राज्य की शांति और भविष्य की रक्षा का निर्णय है। मंत्री जी, बहा दीजिए इसे और किसी से कुछ ना कहिएगा। मंत्री चुपचाप संदूक को उठाकर नदी में छोड़ देता है। लहरों के साथ वो संदूक दूर और दूर बहता चला जाता है।